हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम अल्कोहल एंड सीनॉल का वन शॉट लेके आ गए जिसमें हम अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम फिनोल्स के भी रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हमारा काम बनता है ये समझना कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, जिसमें दिस R रिप्रेजेंट्स एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और ये हमारा होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तो बेसिक छोटी मोटी बातें थी। अब हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसे मैंने अपने पिछले वन शॉट वीडियोस बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ, मैं रिएक्शंस को समझा दूंगी, उसको तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपना इंग्लिश में फ्रेम करके लिख देना है और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड ले लें जैसे कि RCl और अगर उसे हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं, ये NCERT में मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दिया है लेकिन बहुत छोटा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इस पे बेस्ड सैंपल में क्वेश्चंस है, इस वजह से मैं इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बता रही हूँ। तो जब एल्काइल हैलाइड दैट इज RCl को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, KCl निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, KCl निकल गया और दिस पोर्शन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा ROH हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, और साथ में क्या मिल गया, KCl। ठीक है, तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है। फिर हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है सबसे कॉमन, जिसके लिए मैंने बताया था तुम लोग को कि एक सर्टेन ऑर्डर है, उसको याद कर लो। क्या बताया था? अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन, और जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एल्डिहाइड और कीटोन, और जब हम एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बता रखी थी अपने पिछले वन शॉट में, जिसने नहीं पढ़ा होगा जाके देख लेना। चीज़ें छोटी छोटी बातें डिस्कस की गई है और वो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। तो हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन्हीं में कहीं छुपा हुआ है। हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। क्या मैं अल्कोहल इन दोनों से नहीं बना सकती हूँ? मतलब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए तो भी मैं अल्कोहल बना लूंगी, और अगर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है तो भी मैं अल्कोहल बना सकती हूँ। ठीक है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड आता है बाय रिडक्शन ऑफ, एनसीईआरटी में दिखेगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कैसे होते हैं, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मैं कोई एल्डिहाइड ले लूँ जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड, अगर हम इसका रिडक्शन करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, LiAlH4 या फिर NaBH4, इनके प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो मैंने समझाया था रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन तुम्हें ऐड करने हैं और वो दो हाइड्रोजन कहाँ ऐड करोगे, एक इस कार्बन को दो, एक इसको दो, तो क्या होगा, इस कार्बन को जब एक हाइड्रोजन दोगे तो यहाँ पे अब इसके पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक ही पुराना वाला, एक नया वाला, और एक इसके पास, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, तो ये बन गया। तो अगर तुम गौर फरमाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि एल्डिहाइड से हमेशा हमें क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर इसी में मैं एग्जांपल ले लूँ कौन सा, कीटोन, एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे सेम तो हमें क्या मिलेगा, मैंने बताया ना, दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं, एक यहाँ जोड़ दो, एक इसको दे दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3OH, है ना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास कीटोन आएगा तो तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। तीसरा आता है हमारा, देखो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया तो अल्कोहल मिला, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर भी है, अगर इन दोनों का हम रिडक्शन कराते तो भी हमें क्या मिलता है, तो भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ठीक, अब देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम्हें अल्कोहल में आना है ना, मतलब ये बीच में तुम्हें नहीं चाहिए कि रिएक्शन स्टॉप हो, तो क्या करोगे, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, जैसे LiAlH4। ठीक है, तो हमने क्या किया, RC डबल बॉन्ड O
एच। अगर हम कार्बोक्सिलिक से डायरेक्ट अल्कोहल में आना है तो हमेशा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, जैसे LiAlH4, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा ये डायरेक्ट अल्कोहल में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखो OH ऑलरेडी है, तो मुझे क्या करना है, किसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन हटा दो, एक ऑक्सीजन हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ पे उसी 2 वैलेंसी की जगह 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, RCH2OH। तो ये हमें मिल गया अल्कोहल। अब एनसीईआरटी में ये चीज बता रखी है कि बिकॉज LiAlH4 इज अ एक्सपेंसिव रिएजेंट, तो बार बार इससे महंगी चीजों से काम करना ना इंडिया वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ हम अभी अपनी बात कर रहे हैं, तो अपने लोग को महंगी चीजों के साथ काम करना पसंद नहीं है, तो अपने लोग क्या करेंगे, एक सस्ता मेथड ढूंढेंगे। क्या सबसे सस्ता मेथड क्या है कि कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दो। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेनेवर ट्रीटेड विद अल्कोहल, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड विल ऑलवेज गिव ईस्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या करो, यहाँ से वाटर निकाल दो, इतना हिस्सा निकाल दोगे, ये OR को जोड़ दो, तो क्या बन गया, RCOOR। यही होता है हमारा ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर का जब आप कैटालिटिक रिडक्शन कर दो, कैटालिटिक रिडक्शन मतलब निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में अगर आप इसका रिडक्शन करा दोगे तो हमेशा क्या होगा, तो यहाँ बन जाएगा RCH2OH, और ऐसे ही इतने वाले हिस्से के साथ H जोड़ दो, ROH। तो मतलब यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा 2 अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर होंगे। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या कहता है कि आप एल्डिहाइड कीटोन ही लो, लेकिन अगर एक तो मेथड था कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा दो, एक हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन लो, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दो और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो भी तुम्हें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो क्या बताया मैंने, जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये रहा मेरा एल्डिहाइड। जब मैं इसको किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, मान लो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX ना, तो R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, Mg और X की जगह हमने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें बनाना क्या है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ऐसे ये होगा पार्शियल नेगेटिव, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। कौन किसके पास जाएगा, ये ग्रुप यहाँ आके जुड़ेगा और MgBr वाला हिस्सा इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CHO माइनस MgBr। और यहाँ पे क्या हो गया, इस कार्बन से ये वाला CH3 भी जुड़ गया और ये वाला CH3 भी जुड़ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, MgBr हट जाएगा और यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर में क्या होता है, H+ और OH माइनस, तो H+ जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं थोड़ा सही से लिखूं, क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ क्या हो गया, OH, और साथ में क्या मिल जाएगा, MgOH Br। ऐसे ही ये काम करना, तुम कीटोन ले लो, जो एसीटोन लिया था मैंने, इसको फिर से CH3MgBr के साथ रिएक्शन करके देखना क्या मिलता है। यहाँ मैंने ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया, पहला क्या, एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। चाहो तो तुम इन दोनों को एक साथ कर दो, 4 चीजों का अगर तुम रिडक्शन कराते हो, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, तो ये चारों रिडक्शन करके हमें अल्कोहल ही देते, ठीक है। ये हो गया 3 मेथड। चौथा आता है, आप एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर ट्रीट करते हो तो भी हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। अब हमारे पास आता है फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि क्या होता है, एल्कीन से होता है। समझ आया, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर एल्कीन में आप 2 चीजें ऐड करो, एक वाटर और एक H2SO4, ठीक है, इन दोनों को तुम्हें मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से ही जोड़ना है। मतलब ये दोनों एल्कीन से जब वाटर ऐड हो, चाहे H2SO4 ऐड हो, ठीक है, लेकिन H2SO4 जब ऐड करते हो तो सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, आप उसका क्या करो, वाटर के थ्रू क्रॉस करो या हाइड्रोलिसिस कर दो, तो जाके हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। तो ये दोनों ही चीज जब ऐड होती है एल्कीन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, CH3CH2OH मिलेगा। समझ आया। अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो मैं समझा रही हूँ। और ये दोनों का एडिशन किसके थ्रू होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू होता है, ठीक। कैसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जब हम इसमें H2O का ऐड करेंगे तो H2O में क्या होता है, H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस, ठीक है। तो होगा क्या बताओ, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के पास सेम ही सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो किसी को भी किसी के पास भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा,
CH3 CH2OH, ये हो गया हमारा अल्कोहल। अगर सेम मैंने H2SO4 ऐड किया, मतलब इसमें मैंने अगर H2SO4 ऐड किया तो H2SO4 क्या होता है H+ और HSO4-, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट कोई किसी के पास भेजो यार, क्या होगा CH3 CH2 उसके साथ HSO4 जुड़ गया, ठीक। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, वाटर के थ्रू अगर आप पास करोगे तो क्या होगा, वाटर किससे बना होता है H+ और OH-। तो एक काम करो, ये H+ वापस इसके साथ निकल जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और ये OH यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH3 CH2OH, साथ में हमें क्या मिल गया H2SO4। समझ आया। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं ऐसे ही करना है, एल्कीन में वाटर और एसिड जब भी ऐड करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। जैसे एग्जांपल में अगर ये क्वेश्चन दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये चला गया इसके पास, ये चला गया इसके पास, तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH और ये बन गया CH3। मतलब तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो इसी को फॉलो करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें अगर H2SO4 करना चाहोगे आराम से कर लोगे, जैसे मैंने बताया वैसे करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है, लेकिन मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैकेनिज्म मैं तब बता दूंगी जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आई होप इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हमारे पास एक और प्रिपरेशन मेथड आता है, वो कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस स्टेप को ना थोड़ा सही से समझ लेना तो बेटर रहेगा। अब होता क्या है इसमें हम डाइबोरेन लेंगे, ठीक है। डाइबोरेन मतलब क्या होता है B2H6, ठीक है। B2H6 क्या होता है ना, इट इज अ डाइमर ऑफ बोरेन। बोरेन क्या होता है BH3, ठीक है। BH3, जब BH3 के आपस में दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बना देंगे बताओ, B2H6 ही तो बना देंगे। और ये क्या होता है, ये हमेशा इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, एल्कीन के पास जाएगा, ठीक है। और एल्कीन के पास जब ये जाता है तो ये इस हिसाब से जुड़ेगा और ये तब तक रिएक्शन करता है जब तक, मतलब हमारे पास अगर मैं क्या बता रही हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जब हम इसमें BH3 जोड़ेंगे तो BH3 को ना मैं ऐसे कुछ लिख रही हूँ HBH2 ऐसे लिख सकती हूँ। तो हम BH2 को ऐड करते हैं और ये तब तक अपना रिएक्शन करता है जब तक बोरेन अपने सारे के सारे हाइड्रोजन को हटा के इस एल्कीन को अपने साथ ना जोड़ ले। समझ आया। तो ये तब तक रिएक्शन करता है जब तक ट्राई एल्काइल बोरेन ना मिल जाए। जब ट्राई एल्काइल बोरेन मिलेगा तब उसका ऑक्सीडेशन होता है विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे होता कैसे, रिएक्शन क्या होगा ये समझो। यहाँ पे कभी भी तुम अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 हिस्से में मैंने बांट दिया BH2 और H, ऐसे ही करना है, तुम्हें इस बात को याद रखना। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, BH2 विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, मतलब BH2 हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भेज दो, ठीक है। तो इसका मतलब बोरेन का ये हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और ये BH2 इस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बताओ, ये हो जाएगा, मतलब बोरेन है, बोरोन के पास एक हाइड्रोजन तो इसने खो दिया, कितने बच गए 2। तो उस 2 में से मैं एक को वैसे ही अलग करके दिखा रही हूँ, ठीक है, और एक को इसके साथ लिख देती हूँ। तो BH और H, ठीक है, और इसके साथ ये वाला हिस्सा जुड़ गया, दैट इज CH3। ये क्या हो जाएगा CH3, अब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो CH2 हो जाएगा ना, तो CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2। यही CH2 वाला हिस्सा तो इस बोरोन से जाके जुड़ा है ना, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब फिर से मैंने बताया ना, रिएक्शन में क्या होता है, तब तक ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता रहेगा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन हट ना जाए। समझ आया, मतलब गैर की तरफ बर्ताव कर रहा है यहाँ पे ये। तो अब ये वाला फिर से ले लो, क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से मैंने बताया बोरोन वाला हिस्सा उससे जोड़ो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इधर आ गया। बताओ, सिंपल सा चीज है।
अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उनके लिए लिख रही हूँ, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये है। बताओ बोरॉन किससे जुड़ेगा, ज़्यादा वाले के पास ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ठीक। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो अब, और ये बोरॉन से ये वाला हिस्सा भी तो जुड़ गया, तो मतलब अब ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह ये वाला हिस्सा आके जुड़ जाएगा, और ये हिस्से में भी ये वाला हिस्सा जब आके जुड़ेगा तो इस हिस्से का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। समझ आ रहा है, आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये क्या है, इसको एज इट इज लिखो, CH3 CH2 CH2, ठीक है, और B हो गया, और अब बोरॉन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक। और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ गया ना, और ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, तो ये बोरॉन से मैंने ये वाला हिस्सा जोड़ते हुए दिखा दिया, CH2 CH2 CH3, ठीक। समझ आया होगा आई होप। अब हम फिर से एक और बार, भाई एक हाइड्रोजन बच गया ना, तो अभी फिर से एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे, देखो, CH3 CH क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक। मैंने बताया था ना, बोरॉन किससे जाके जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन किसके पास आके जुड़ेगा, इस वाले के पास, ठीक। तो ये जब इसके पास आके जुड़ गया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और ये CH2 इससे जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये हमारा बोरॉन। अब ये बोरॉन इस वाले हिस्से से भी जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3, और ऐसे ही इधर से CH2 CH2 और CH3, है ना। तो ये हो गया, मतलब ऐसे लिखो, या फिर एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस बोरॉन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। और जब हम इसका हाइड्रो ऑक्सीडेशन करते हैं विथ H2O2, एल्कलाइन H2O2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ, ये जो बोरॉन है इसको हटा दो और इसकी जगह OH लगा दो, तो क्या मिल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3, है ना, बोरिक एसिड, ये मिल गया हमारे पास हमेशा बाय प्रोडक्ट की तरह। अब हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फिनोल को। देखो कभी भी अगर तुम क्लोरोबेंजीन दिखे और उसको जब तुम NaOH के साथ ट्रीट करते हो एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, ये हेलो एल्केन जो हेलो एरीन्स में भी दे रखा है ये रिएक्शन, तो हमेशा क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। मतलब ये चीज़ें ना ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि अब चीज़ों को डेप्थ में समझने का टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, HCl निकाल दो और ONA यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ONA। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और जब इसका फर्दर एसिडिफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन होगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ से हटा दो और इधर H जोड़ दो, तो ये क्या बना देगा, फिनोल, ठीक है। और इसी प्रोसेस, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाउज प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है, डाउज प्रोसेस, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, मतलब बेंजीन लो, उसको किसके साथ ट्रीट करो, ओलियम के साथ, ठीक है। किसके साथ ट्रीट करते हैं, ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, जो कि बनता कैसे, जब H2SO4 और सल्फर ट्राईऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करो, तो देखो H2S2O7 यही तो बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ओलियम। तो बेंजीन को जब हम ओलियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके ऊपर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा, समझ आया। मतलब यहाँ पे SO3H ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन व्हेन इट इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसको आप फर्दर क्या कर दो, अगर NaOH, यही सेम इसी के बाद वाला प्रोसेस, यहाँ के बाद वाला सेम है, ठीक है। मतलब NaOH के साथ ट्रीट करके क्या कर दो, एसिडिफिकेशन कर दो, तो हमें फिनोल मिल जाएगा। मतलब जब इसको आप क्या करो, NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, वही जो हमने ऊपर बनाया था। फिर आप इसका एसिडिफिकेशन कर दो तो हमें क्या मिलेगा, फिर से फिनोल ही मिल जाएगा, समझ आया। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हमने डाइजोनियम सॉल्ट वाले वीडियो में पढ़ा था। क्या था वो, थर्ड ये है कि आप बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड ले लो, ठीक है, N2+ और X-, ठीक है। जब आप इसको किसके साथ ट्रीट करो, वाटर के साथ, अगर आप वार्म करते हो
तो होता क्या है, हमें यहाँ पे फिनोल मिल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि बहुत ईजी था। अब आता है हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या है बताओ, क्यूमीन से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और क्यूमीन को बोला क्या जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। मतलब क्या करो, बेंजीन लो, इसके ऊपर CH बनाओ, एक तरफ CH3, इस तरफ CH3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब आप इसका एरियल ऑक्सीडेशन करते हो तो होगा क्या, दो ऑक्सीजन तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं ना, उन दो को क्या करो ना, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना दो, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, COOH, ये रहा CH3, ये रहा CH3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। क्या बोलोगे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब हम इसको लास्ट में डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, हमें ये वाला हिस्सा OH ग्रुप यहाँ जोड़ दो, मतलब फिनोल मिल जाता है, फिनोल मिलेगा, साथ में क्या मिल जाता है, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एसीटोन मिल गया। तो ये था हमारा 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। आई होप क्लियर होगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन और फिनोल का प्रिपरेशन समझ आ गया होगा। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना क्या है, मैं डायरेक्ट इसे समझा देती हूँ कि देखो, अल्कोहल और फिनोल में तुम्हें दिख रहा है कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अब क्योंकि इसके पास OH ग्रुप होता है तो इसके पास टेंडेंसी होता है टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब के कंपैरिजन अल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, अगर कोई जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो मीथेन में एक कार्बन है, इथेन में 2 है, प्रोपेन में 3 है, तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बिकॉज वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगती है, मतलब एक हम 1 डिग्री अल्कोहल ले, एक 3 डिग्री अल्कोहल, तो अगर ब्रांचिंग बढ़ती है ना जैसे जैसे, तो वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होता है, और वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, समझ आया। तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वंडरवॉल फोर्स, समझ आया। देन कम्स तीसरा पॉइंट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। बिकॉज अल्कोहल और फिनोल के पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर में क्या करेगा, खुद सोचो ना, इसके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर में क्या होता है, H होता है, OH। अब हाइड्रोजन कभी भी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब करता है, जब उसको आसपास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख जाएगा तो उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ना। तो बिकॉज वाटर क्या है, पोलर, अल्कोहल फिनोल की भी टेंडेंसी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, इस वजह से अल्कोहल एंड फिनोल्स आर वाटर सॉल्युबल, समझ आए। तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टीज। आई होप क्लियर होगा, जो भी एनसीईआरटी में सब कुछ मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया। अब हम अल्कोहल और फिनोल के कुछ केमिकल रिएक्शंस समझेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में, और एक चीज समझ लो, देखो मैं चीजों को ना शॉर्ट और कॉम्पैक्ट में समझा रही हूँ, ताकि अगर कुछ नहीं भी प्रिपेयर किया है तो आराम से समझ आ जाए, है ना। क्योंकि अगर अभी हम बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे तो चीज़ें इतनी जल्दी कवर अप नहीं कर पाओगे। सारे चैप्टर्स है, सब में क्वेश्चंस है, सब में थ्योरी है, और सब कुछ साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में ना एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं वो एक ऐसे कंपाउंड्स है जो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका बॉन्ड क्लीवेज कैसा है। अगर उनका बॉन्ड क्लीवेज मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। OH का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। वो क्वेश्चन बकायदा एग्जांपल के थ्रू एनसीईआरटी में समझा रखा है, ठीक है। और जब कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब अगर बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो वो इस केस में अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर बॉन्ड क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है तो उस केस में वो हमेशा कैसे बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब देखो हमें कुछ 2 रिएक्शंस दे रखे हैं जो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्लीवेज को समझाता है, जिसमें कि एक है एस्टरिफिकेशन, जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के 1 शॉट में समझा रखा है, तो उस चीज़ को मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं समझाऊंगी, देख लेना अगर डाउट है तो। एक बच गया रिएक्शन विद मेटल, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल का नेचर एसिडिक होता है। अब एसिडिक नेचर क्यों होता है, ये चीज़ ये भी मैं शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस बने रहो, ठीक है। तो
इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो बिकॉज इसका नेचर एसिडिक है तो दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट H+। तो H+ कब डोनेट करेगा, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तभी तो। और जब ये अपने हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो ये क्या करता है, इनके पास because they are acidic in nature, they have the tendency to react with active metals like sodium, potassium, magnesium, aluminium। अगर ये तुम्हें दिखे तो सीधा सीधा क्या बना दो, फिनॉक्साइड, मतलब एल्कोक्साइड बना दो, फिनॉक्साइड बना दो। मतलब देखो जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH लिया तो क्या हुआ बताओ, यहाँ पे जब 2Na के साथ रिएक्ट करता है तो क्या है, हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे OH का बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 हाइड्रोजन निकले तो H2 के फॉर्म में निकल गया, और उस ऑक्सीजन के साथ O- के साथ Na+ आके जुड़ गया। समझ आया, तो क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। ऐसे ही अगर फिनोल होगा तो फिनोल में भी क्या करेगा, फिनोल अपना यहाँ का बॉन्ड क्लीवेज करेगा, 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे H2 के फॉर्म में, और ये Na जो है इसको यहाँ पे जोड़ दो, O- Na+, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो जितने भी अल्कोहल या फिनोल है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड, जो भी मेटल होगा उसका नाम पहले लिख दो, एल्कोक्साइड, और फिनोल होगा तो फिनॉक्साइड कर दो। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस होते हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्लीवेज को समझाते हैं। अब हम रिएक्शन 2 और समझेंगे जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज को समझाता है। मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि अल्कोहल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब एग्जांपल में हमें दे रखा है 2 रिएक्शंस। एक अल्कोहल जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हैलोजन एसिड ये हमने हैलोअल्केन जो हैलोअरीन्स में पढ़ा है HCl HBr। ठीक है, जिसमें कि हमेशा याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, अगर हम हैलोजन एसिड ले रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है HI का सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है, हालांकि हम HF की बात नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कभी भी अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर कौन आता है 2 डिग्री अल्कोहल, फिर आता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या, सिंपल वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, RH जुड़ गया तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल व्हेनेवर रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड एल्काइल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल जब किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल जब PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो PCl3 के साथ करेगा तो क्या होता है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन निकलते हैं। समझ आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल और इक्विटोरियल का कोई कंसेप्ट होता नहीं है। तो हुआ क्या, 3 एल्काइल ग्रुप के साथ ये OH हटा दो, 3 Cl आगे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा 3RCl प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस, क्या हो जाएगा H3PO3 मिल गया, H3PO3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैंने बताया था PCl5 में हमेशा 2 क्लोरीन पहले टूटते हैं जिनके बॉन्ड वीक होते हैं। समझ आया, तो वो 2 क्लोरीन निकलेंगे, तो 2 क्लोरीन निकलेगा तो क्या होगा, एक तो पहले यहाँ से हटा दो, ये OH हटा दो, यहाँ की जगह 1 क्लोरीन जोड़ दो और 1 HCl निकल जाएगा। ठीक है, 1 HCl निकल गया, साथ में क्या जुड़ जाएगा, अब 2 क्लोरीन तो हमने यूज कर लिए, कितने 5 क्लोरीन में से 3 बच गए तो क्या हो जाएगा POCl3 निकाल दो साथ में, POCl3। ठीक है, तो ये समझा दिया। तीसरा आता है SOCl2। अगर SOCl2 के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो हमेशा अल्काइल हैलाइड देता है, वो भी प्योर फॉर्म में। ये सब चीजें हम लोगों ने हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स में पढ़ ली है। समझ आया, अब देखो और 2-3 रिएक्शंस है जो समझ लो तो ये कहाँ अल्कोहल का काम खत्म हो जाएगा। वो रिएक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, डिहाइड्रेट होना, मतलब वाटर की कमी हो रहा है ना। तो क्या होगा अगर हम अल्कोहल ले, जैसे CH3 CH2OH। ठीक, अगर हम, अब मैंने ये चीज बता रखी है कि डिहाइड्रेशन कब होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए जैसे कि H2SO4। ठीक, H2SO4 तो हमेशा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलना मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो हटा दो और इसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा OH और इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब अल्कोहल whenever reacts with a strong acid it will form alkene with the elimination of water molecule। समझ आया, अब एक बात समझो, डिहाइड्रेशन में जब हम अल्कोहल लेते हैं ना तो अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद कर लो, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है,
फिर आता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और फिर आता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये होता है। तो एक बात बताओ, हमने अभी कौन सा अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है बेटा, ये सबसे लीस्ट है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो हमें कुछ कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना 443 केल्विन लेते हैं, और एसिड भी हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम 2 डिग्री पे आएंगे तो CHOH ठीक। तो जब इसको लेते हो तो एसिड क्या ले लो, H3PO4 ले लो। टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, और वो भी ये कितना लेते हैं, शायद 80% या कुछ कम परसेंट ही है, ये 100% पूरा ज़्यादा से ज़्यादा एसिड लो। यहाँ पे एसिड की क्वालिटी भी कम कर दो, क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर दो, और टेम्परेचर भी यहाँ थोड़ा कम होता है, वो टेम्परेचर देख लेना एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जिस कार्बन से OH लगा है, वहाँ से OH हटा दो, इन दो कार्बन में से किसी एक से हाइड्रोजन निकाल दो। तो अगर यहाँ ये वाला अपना हाइड्रोजन देगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी क्या बन गया हमारा एल्कीन। सेम अगर तुम 3 डिग्री लेते हो, COH CH3 CH3 CH3, तो क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे सिर्फ 20% अगर एसिड लेते हो, H3PO4, मतलब थोड़ा सा ही एसिड लेते हो, और टेम्परेचर भी बहुत ही कम, मतलब जैसे जैसे 3 डिग्री की तरफ बढ़ोगे ना, कंडीशंस तुम थोड़ा बहुत मॉडरेट भी रखोगे तो भी ये एल्कीन बहुत जल्दी जल्दी बनाएगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो ना, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से OH हटा दो, इन दो कार्बन, भाई जिस कार्बन ने OH दिया है ना उसके बगल वाले कार्बन को देखो, तो ये तीनों बगल वाले, तो किसी से भी एक से हाइड्रोजन हटा दो और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। समझ आया। तो ये था हमारा क्या, डिहाइड्रेशन की कहानी, ठीक है। अब हम समझेंगे कि क्या होता है अगर अल्कोहल को, यहाँ तो हमने समझा कि अल्कोहल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक। अब हम समझेंगे क्या होता है जब अल्कोहल को हम कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर यही चीज है, यही हमने अल्कोहल ले रखा है और हम इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं एट 573 केल्विन, है ना। तो ये चीज पिछली वीडियो अगर देखिए तो पता होगा, कॉपर एट 573 केल्विन हमेशा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब H2 का रिमूवल होगा, और वो दो H2 कहाँ से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, तो अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, इस ऑक्सीजन को इसी के थ्रू तो बॉन्ड बनाना है, तो डबल वैलेंसी चाहिए ना, और इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो अब इसको इसके साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो। मतलब अगर समझ नहीं आया तो मैं बता रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, इस कार्बन के पास अब एक ही हाइड्रोजन तो बच गया, तो ये रहा इसका एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O। तो कभी भी अल्कोहल व्हेन एसिड के साथ ट्रीट करता है तो एल्कीन बनाता है। कॉपर एट 573 के साथ रिएक्ट करेगा अगर 1 डिग्री अल्कोहल, तो हमेशा क्या होता है, H2 निकलता है, इसीलिए हम लोग इसे डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या बना हमारे पास, एल्डिहाइड, ठीक। सेम अगर ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको भी मतलब मैंने ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया, इसको कॉपर एट 573 करेंगे, तो वही मैंने बताया कि दो H2 निकाल दो, दो कौन से, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड, एक इस कार्बन से अटैच्ड, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से जब हटेगा तो अब ये ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारे पास कीटोन। समझ आ रहा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल लोगे, कॉपर एट 573 करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेम ये करोगे तो कीटोन बनेगा। और अगर हमारे पास 3 डिग्री का जब हम करते हैं तो 3 डिग्री ना एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाते हैं, अब वो फर्दर क्या बनाता है, वो एल्कीन ही बनाता है। मतलब यहाँ पे 3 डिग्री के साथ कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, मतलब कभी भी 3 डिग्री दिखेगा और कॉपर एट 573 केल्विन, तो तुम हमेशा क्या करो, वाटर निकालो, मतलब वाटर निकाल के वो फिर से क्या बनाएगा, इसके साथ भी एल्कीन ही बनाता है, और एसिड के साथ भी क्या करेगा, एल्कीन ही बनाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, मतलब हमने दो पढ़ लिया, डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, वो कब होता है जब एसिड होगा, डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ लिया, वो कब होता है जब कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब लास्ट ये दो समझने के बाद हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन, तो वो चीज मैं यहीं पे समझा देती हूँ। देखो अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करने पे क्या होगा, तो मैंने बता रखा था ना, अगर अल्कोहल है, अगर माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो लाइक PCC, कॉलिन्स, जॉन्स,
तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। और अगर बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस ये वाला हिस्सा आता है हमारा ऑक्सीडेशन का। आई होप क्लियर होगा। मैंने बताया था ना ये चीज बहुत जगह यूज होगी, इसीलिए इस चीज को याद कर लो, रट लो। समझ आया? तो देखो अभी मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि बिकॉज अल्कोहल और फिनोल का एसिडिक नेचर होता है तभी तो वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल एल्कोऑक्साइड या मेटल फिनॉक्साइड बनाता है ना। तो अब एसिडिक नेचर क्यों होता है, और अगर दोनों एसिडिक है तो दोनों में बेटर एसिड कौन है ना। तो देखो हम समझेंगे। अब एक बात बताओ, ROH, पहले हम अल्कोहल की बात करेंगे। मैंने बताया था जो ये अल्कोहल एसिड्स कौन होते हैं, एसिड वो होते हैं विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट H+, विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट H+, है ना। तो इनका नेचर जितना ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर नेचर, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, है ना। मतलब ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचता है और H+ को रिलीज कर देगा। तो H+ को रिलीज करने के बाद क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, RO-, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोऑक्साइड। अभी इसकी क्या कहानी है मैं समझा रही हूँ, लेकिन अभी इस बात को समझो। अब एक बात बताओ, तो नेचर तो इसका एसिडिक होता ही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है और H+ को रिलीज कर देता है। अब हमें ये देखना है कि बेटा यहाँ पे एक ऐसा कैसा ग्रुप लगा है जो इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो कुछ सोचो, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा। पहले तो मैंने बता दिया ना कि अल्कोहल और फिनोल एसिडिक होते हैं, ये बात समझ लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोलर नेचर की वजह से। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, H+ को रिलीज करता है, ठीक। अब कौन सा ऐसे ग्रुप लगा है जो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा घटाएगा। तो कुछ सोचो, विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज मतलब highly unstable. Any electronegative atom having positive charge on them makes them unstable. तो जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको रहेगा नहीं भैया मुझे तो ये पॉजिटिव चार्ज हटाना है, कैसे भी हटाना है। अब वो हटाने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन से जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे H+ उतना जल्दी मीडियम में बाहर निकलेगा और उतना अच्छा वो एसिड होगा। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करता है, create positive charge on oxygen atom which makes it unstable, and hence withdraws electron from hydrogen and releases hydrogen in form of H+। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या समझना है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, उसी का उल्टा। भाई डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देने लगेगा। तो अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना मतलब उसकी तो अर्ज खत्म हो जाएगी ना, कि वो उसको ऑलरेडी अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला शेड पैड अपनी तरफ क्यों खींचेगा, उसकी अर्ज खत्म हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो डोनेटिंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। समझ आए? तो याद रखो अल्कोहल एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल क्यों होता है समझा दिया, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। समझ आया? अब हमें देखना है कि अमंग अल्कोहल एंड फिनोल विच इज मोर स्टेबल। तो मैं एक काम करती हूँ, मैंने तो ये बताया ना कि जो हमारा फिनोल है वो भी एसिडिक होता है। तो होता क्या है, एसिडिक होने का मतलब ये H+ रिलीज कर चुका है। तो H+ रिलीज करने का मतलब अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा फिनोल, O के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मीडियम में H+ है ना। तो अब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ गया, तो क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या होगा बताओ,
डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, ये तो हमारा है ही पुराना O, ये ठीक। तीसरा क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, डबल डबल माइनस O, ठीक। तीसरा वापस ये अब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये और OH, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमें बताना है कौन ज्यादा एसिडिक होता है ना, तो ये मैंने क्यों बनाया, रीजन ये है, अगर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन देने के बाद जो स्ट्रक्चर बना था इसे मैंने क्या बोला था, एल्कोक्साइड आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन देने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मैंने ये कहानी समझाई थी। सेम यहाँ पे भी वो कंसेप्ट चल रहा है कि H+ रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे उस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, ठीक, पहला डिमेरिट। दूसरा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है रेजोनेंस की वजह से वो भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है। यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उसमें सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज ही है जो क्या कर रहा है, पूरे में रिवॉल्व कर रहा है। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, किसी भी एटम पे चार्ज का एक्यूमुलेशन उसको क्या करता है, अनस्टेबल ही करता है। तो यहाँ पे पहला रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज इज बीइंग इंटेंसिफाइड ऑन ऑक्सीजन एटम। इस वजह से जो अल्कोहल और फिनोल में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मतलब हिंदी वर्ड जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको समझो, अगर वो समझ आ गया तो एनसीईआरटी में जाके पढ़ोगे तो लाइन से समझ आ जाएगी, समझ आया। तो मैंने क्या बताया, अल्कोहल और फिनोल दोनों एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ज्यादा एसिडिक है, तो फिनोल इज ऑलवेज मोर एसिडिक, बिकॉज फिनोल H+ लूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, समझ आया। वाइल ऐसा अल्कोहल में कोई कहानी नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखो, हम रोड मैप के थ्रू फिनोल्स के सारे रिएक्शन को समझेंगे। मैंने बताया था कि जो फिनोल है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि वो एसिडिक नेचर है तो वो यहाँ पे मेटल है ना, अगर ये मैग्नीशियम होता तो O- Mg+ लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक्टिव मेटल के साथ वो क्या बनाता है, C6H5O- Na+, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था फिनोल ऑन रिएक्शन विद NaOH क्या बना देगा, C6H5, क्या कर दो, वाटर निकाल दो बस यहाँ पे, ONA, ठीक है। मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। जब फिनोल का हम डिस्टिलेशन करते हैं जिंक के साथ तो हमेशा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे C6H6 बेंजीन बन गया, ठीक, याद रखना। PCl5 के साथ जब रिएक्ट करता है या PCl3 या फिर SOCl2 अगर होगा तो तीनों में तुम्हें क्या बनाना है, एसिड हैलाइड, मतलब क्या बन जाएगा, C6H5Cl, यहाँ पे OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl। अब अगर हम इसके साथ देखें, ये क्या है, एसिड हैलाइड, ये भी क्या है, एसिड हैलाइड ही है, मतलब एराइल हैलाइड है, ठीक है। तो एसिड हैलाइड कभी भी या एसिड एनहाइड्राइड कभी भी अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल समझो, ये वाला ग्रुप है इसको उठाओ, ये रहा फिनोल OH प्लस क्या है, Cl, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या करो यहाँ पे ना, HCl पोर्शन हटा दो, ये HCl पोर्शन हटा दोगे क्या बन जाएगा, फिनोल है O, मतलब इस पूरे हिस्से को यहाँ पे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ईस्टर। सेम अगर ये वाला हिस्सा भी यहाँ जुड़ेगा तो क्या बना दो, फिनोल बना दो, और मतलब ये Cl वाला पार्ट हटा के इस वाले हिस्से को पूरा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CO C6H5, ठीक। ऐसे ही जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ फिनोल को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या बन गया, OH होगा और SO3H ग्रुप ऑर्थो पे लगेगा और सेम SO3H ग्रुप कहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल पैरा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर है तो ये इसको अनस्टेबल करता है, पैरा इज मोर स्टेबल। फिर Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो फिनोल हमेशा डाई कीटोन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम लोग को क्या बोलते हैं, बेंजोक्यूनोन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोक्यूनोन। तो आई होप ये क्लियर है। फिर आता है, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ ब्रोमीन वाटर पे आती हूँ। कभी भी फिनोल अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, तो फिनोल का आयनाइजेशन ना बहुत अच्छा होता है, मतलब
ये बहुत अच्छे से फिनोल किस में आयनाइज हो जाएगा, फिनोल आयनाइजेज इनटू फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। और अभी मैंने बताया था फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करता है, रेजोनेंस करने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बेंजीन रिंग पे बढ़ा देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे मोनो सब्सटीट्यूटेड, मतलब जैसे यहाँ ऑर्थो पैरा मिला है, तो ऑर्थो पैरा मिलने के बजाय एक ही साथ जो ये यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है, ब्रोमीन जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही साथ ब्रोमीन जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब OH भी है, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो सिंपल लिख देना कि जो फिनोल है ब्रोमीन वाटर में के प्रेजेंस में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो हमेशा आयनाइज कर देता है फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करता है, और जब रेजोनेंस करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट की जगह जो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये ग्रुप्स डायरेक्ट एक ही साथ जाके जुड़ जाते हैं और हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देंगे, ना कि मोनो सब्सटीट्यूटेड, समझ आया। इसीलिए जब ब्रोमीन सिर्फ वाटर के साथ हो तो हमेशा ट्राई सब्सटीट्यूटेड बनाना, लेकिन अगर CH2 नीचे लिखा दिख जाए, CHCl3 दिख जाए या CCl4 ऐसा कुछ दिख जाए नीचे लिखा हुआ, तो हमेशा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब OH है, एक बार यहाँ ब्रोमीन जोड़ दो और एक बार पैरा वाला बना लेना, जिसमें कि पैरा हमेशा मोर स्टेबल होगा, ठीक है। फिर NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कभी भी फिनोल को जब हम NaOH और CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ पे क्या मिलता है, OH और यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ जाएगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 एक साथ रहेगा तो यहाँ पे भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना देना, ठीक है, मतलब OH जोड़ देना, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और क्या करना, यहाँ पे NO2, ठीक है। नाइट्रेशन का एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूट मिलता है। लेकिन सिर्फ HNO3 होगा तो वही तुम्हें क्या बनाना है, OH बनाओ, यहाँ ऑर्थो पे NO2 जोड़ दो और साथ में एक पैरा का प्रोडक्ट बना देना, समझ आया। फिर आता है हमारा CHCl3 और KOH, जब भी, और सेकंड में हाइड्रोलिसिस, जब इसके साथ फिनोल रिएक्ट करता है तो हमेशा इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है हमारा फिनोल का जितना भी रिएक्शंस था वो सारा का सारा मैंने तुम लोग को समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे वही फ्लोचार्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, C2H5OH, ठीक, ये जनरल में एक मैंने लिया है, तुम लोग ROH करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो C2H5OH कभी भी अगर HCl के साथ रिएक्ट करे, मतलब HCl को मैं HX भी तो बोल सकती हूँ, हैलोजन एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो हमेशा यहाँ पे मैंने बताया था ना, वाटर निकाल दो, इसका H इसका OH, वाटर निकलेगा, X जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2X, ठीक है। फिर अगर कभी भी अल्कोहल को, एलिफेटिक अल्कोहल HI और रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसको अल्कोहल को किस में रिड्यूस कर देगा, C2H6, मतलब इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोकार्बन में, समझ आया। कभी भी अगर तुम्हें, अच्छा NH3 के साथ अगर दिखता है तो NH3 के साथ हमेशा क्या होगा, वाटर निकालो, यहाँ पे जब वाटर निकालोगे तो इसका एक H ले लो, इसका OH ले लो, तो क्या बच गया, NH2 बच गया ना, वही NH2 को यहाँ जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो क्या बन गया, एनिलीन बना है, मतलब अमाइंस बना है, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, ठीक, 1 डिग्री अमाइन। अच्छा, यही सेम चीज फिनोल में भी कर लेना, फिनोल भी कभी भी NH3 के साथ अगर रिएक्ट करता है, मतलब C6H5OH है, NH3 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इसका H इसका OH निकाल दो, NH2 बच गया, इसको यहाँ जोड़ दो, क्या हो जाएगा, C6H5NH2, दैट इज एनिलीन बन गया, ठीक। तो अब यहाँ पे कभी भी Al2O3 दिखा, ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर वाले पे हमेशा एल्कीन बना देना, तो एल्कीन मतलब यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और यहाँ पे जब लो टेम्परेचर होगा Al2O3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ईथर बनेगा, C2H5O और C2H5, तो यहाँ पे क्या बन गया, ईथर, ठीक, ये याद रखना, ये बन गया हमारा एल्कीन, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया,
अच्छा, अल्कोहल है, कॉपर एट 573, क्या होगा मैंने बताया था ना, डिहाइड्रोजिनेशन, H2 निकालो, एक इससे H निकालो, एक इससे H निकालो, अब ये डबल बॉन्ड के थ्रू जल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड। अगर यही ये क्या होता 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन मिल जाता। अगर H2SO4 एक्सेस H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर होगा तो भी एल्कीन ही मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर टेम्परेचर लो होता है तो ईथर मिलता है, ठीक है। तो ईथर कब मिलेगा याद रखना है, H2SO4 हाई टेम्परेचर, Al2O3 हाई टेम्परेचर तो एल्कीन मिलेगा, लो टेम्परेचर तो ईथर मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे I2 प्लस NaOH दिखे तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये क्या दे देगा, CHI3 देगा, हैलोफॉर्म, ठीक है। PCl5 PCl3 बताया मैंने, यहाँ पे OH हटा दो, क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl, ठीक। और कुछ बच गया Na के साथ, अल्कोहल बताया एसिडिक नेचर होता है, तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड, तो क्या बना देगा, CH3 CH2O माइनस Na+, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक। अच्छा, ऑक्सीडेशन करेगा तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा तो पहले क्या बनाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर देना तो कार्बोक्सिलिक बना देना, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे ये हमने क्या ले रखा है, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के साथ ये हमेशा क्या बना देगा, CH4 बना देगा, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा बताओ, प्लस MgIOC2H5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल रिएक्शन ऑफ बोथ अल्कोहल एंड फिनोल। जितनी भी चीजें थी मैंने सबको शॉर्ट समरी करके समझा दिया है। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि बस अभी ये लास्ट टाइम है, 28 को पेपर है। और अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, पैनिक मत हो, आराम से पढ़ो। थैंक यू एंड बाय।